Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences for grade 12. Today's topic is basically the structure of C program. So students, as we discussed कि हम देखेंगे कि C language जो है उसका basic program structure क्या होता है. What is structure exactly? Structure is a well-defined order of a program. यानी क्या आपने हर दफ़ा प्रोग्राम को एक ही तरह की स्पेसिफिकेशंस के साथ लिखा है, एक ही तरह के ऑर्डर के साथ लिखा है या नहीं लिखा. सो इस बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो तरह की लैंग्वेजेस में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम. जब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो दैट मीन्स दैट it actually writes in the programs the whole logic of the program in one complete module, राइट. यानी उसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना मर्जी लेंथी प्रोग्राम की लॉजिक हो, आप उसको एक ही मॉड्यूल में जो है वो लिख देते हैं या उसी मॉड्यूल में जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं. व्हाट डज इट हैपन, व्हाट डज इट डू टू द प्रोग्राम? इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स. इट इज़ समटाइम्स मेक इट एरर प्रोन, एंड while debugging it makes it difficult, and it also make it difficult to modify the program for you. Structured programming languages, on the other hand, are the languages in which there is a well-defined structure for writing a computer program. So C is a structured language. जब हम structured की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसका एक certain structure होगा program लिखने का. सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, इट इज़ फेयरली ईजी एंड इट इज़ फेयरली सिंपल. उसको यूज़ करने से होता क्या है कि हम हर प्रोग्राम के लिए सेम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. The different modules of the programs, the different functionalities of the programs are actually divided into different modules. यानी सारा का सारा, instead of writing the whole program into one big module, different functionalities are assigned to different modules, जिससे होता क्या है कि प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर और एक ब्रेकडाउन बन जाता है, which is easier to compile for the compiler, which is easier for you to understand, and while debugging it is easier to modify the program. So C language भी जो है वो एक structured language है. जब हम structured language एक हम C की ये property बता चुके हैं कि it is a structured language, it is easier language, it is easier to learn language. There is one more property of C language, which is that it is केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रिंट की कमांड लिखी है, तो प्रिंट को अगर स्मॉलर केस में स्मॉलर लेटर्स में डिफ़ाइन किया गया है विद इन द लाइब्रेरी, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी मर्ज़ी से उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती, मैं उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैप्स में नहीं लिख सकती. सो इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. द प्री डिफाइंड फंक्शंस और द प्री डिफाइंड कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स हैव टू बी इन द सेम मैनर in which they are defined. तो जिस मैनर में वो लिखे गए हैं उसी मैनर में उनको कॉल किया जाता है या उन्हीं मैनर्स में उनको प्रोग्राम में लिखा जाता है. So basically C is structured language, it is easier language, and it is a case sensitive language. We are discussing structure of the C program, so let's discuss a simpler program which is called a hello world. अच्छा, hello world आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शायद सुना होगा. जब भी कोई अपना पहला प्रोग्राम लिखता है तो उसको लिखता है hello world. It is not a compulsion. You can print anything you want. You can print your name, you can print any sentence, you can print anything you want. लेकिन एक सिंपलर प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वो यूजुअली एक प्रिंट की कमांड होती है, और उसमें प्रिंट क्या करवाते हैं, एक छोटा सा फ्रेज जिसको हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड. इट इज़ अ कन्वेंशन बाय द प्रोग्रामर्स जो कि स्टार्ट हुई हुई है. हो सकता है जो पहला प्रोग्रामर हो जिसने कोई प्रोग्राम लिखा हो उसने कंप्यूटर की तरफ से कहने की कोशिश की कि हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माई साइड. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो कन्वेंशन है, कंपल्शन नहीं है दैट यू only print hello world. You can write anything within this bracket and you will print the same sentence or same phrase,
राइट। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, अभी हम ये नहीं देख रहे कि इस प्रोग्राम का लाइन बाय लाइन मतलब क्या है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने पहले कहा कि सी लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज which means that not all the functionalities are done within a bigger module, but the functionalities are divided into smaller modules. So अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इसके अंदर दो मेन मॉड्यूल्स हैं, one a preprocessor directive and then there is the main function in which the instructions are given. यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सो दो मेन कंपोनेंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, इसमें क्या क्या हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव एंड देन वी हैव द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इनसाइड द मेन फंक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शंस विच आर नॉट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। जो भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वही होती हैं जो हम मेन की ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। all the executable instructions will always be written inside the module of main function, right? जब कंपाइलर आपका कंपाइल करने लगता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को, तो वो मेन से पहले वाले पार्ट को कंपाइल ही नहीं करता, यानी वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में नहीं डालता। Then why do we need these kind of preprocessor directives? सबसे पहले तो ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्रीप्रोसेसर क्या होता है। Preprocessor again is a smaller program like a compiler, and it is actually inside the compiler or it is the part of the compiler. जब कंपाइल होना शुरू होता है प्रोसेस, जब कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसका मतलब है कि उसने किस में कन्वर्ट होना है, फ्रॉम सोर्स फाइल टू ऑब्जेक्ट फाइल, राइट। अब सोर्स फाइल में कन्वर्ट होने से पहले आपके पास कुछ लाइब्रेरीज में लिंक होना होता है, यानी जैसे हमने कहा था कंपाइलेशन के प्रोसेस के अंदर लिंकिंग भी होती है, यानी जब आपका जो सोर्स फाइल है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट फाइल में, तो लिंकर क्या करता है, उसे डिफरेंट डायरेक्टरीज के साथ लिंक कर देता है। हमने यहाँ पे देखा था कि there are 3 entities involved when starting from the writing of the program to the execution of the program. You being the programmer, the compiler who's understanding the program and making it understandable for the processor, and third is the processor who is eventually executing the program. Which means कि तीनों entities के लिए कुछ ना कुछ part है instructions का which is given inside the program. जैसे मैंने पहले कहा कि जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है दे विल बी प्लेस्ड इनसाइड द मेन फंक्शन, विच मीन्स कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने प्रोसेस होके एग्जीक्यूट होना है दे विल बी प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो हम क्यों लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर रिटन फॉर द कंपाइलर और द प्री प्रोसेसर इनसाइड द कंपाइलर। Preprocessor is a smaller program that helps the linker to link all the dictionaries, all the libraries with the program. कि जो भी आपकी standard definitions हैं that you have used in your program, उनकी क्या definitions किसी सेपरेट लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, अगर वो पड़ी हुई हैं तो उन लाइब्रेरी का नाम क्या है या उसकी हेडर फाइल क्या है, दैट इज़ समथिंग हैज़ टू बी गिवन इन द प्रोग्राम। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ फॉर द प्री प्रोसेसर। इन दिस केस अगर आप देखें तो हैशटैग इंक्लूड के आगे जो लाइन लिखी हुई है, यानी हैशटैग इंक्लूड stdio.h, दैट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की इंडिकेशन क्या है, या कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, दैट इट स्टार्ट्स विद अ हैशटैग। जो भी चीज़ें आपके प्रोग्राम में हैशटैग से स्टार्ट होंगी दे आर ऑलवेज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे क्या है, क्या इज़ इट इंक्लूड stdio.h? नो, ओनली हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इज़ द सिंबल that it is the preprocessor directive. Then you have include as a preprocessor directive which
tells the preprocessor to include the header files in which the standard definitions of those identifiers are kept, which you have used in the program already. Identifiers का क्या मतलब हुआ? ऐसे keywords, ऐसे functions जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल scanf, printf, for, ये उस तरह के कीवर्ड्स हैं जो जिनका कुछ ना कुछ मतलब है फॉर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको एग्जीक्यूट करवाने में भी उसका कुछ ना कुछ मतलब है. यानी जब मैं लिखती हूँ scanf, दैट इज़ फॉर द प्रिंट, फॉर द इनपुट. जब मैं प्रिंट लिखती हूँ तो उसका मतलब है उसने कुछ ना कुछ डिस्प्ले कराना है ऑन द स्क्रीन. हाउ डज इट हैपन? इनके पीछे भी तो कोई उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, या उनके पीछे भी तो उनके कोई बैक एंड प्रोग्राम्स हैं दैट आर केप्ट इनटू सर्टेन फाइल्स विच आर केप्ट इनटू द लाइब्रेरीज. लिंकर ने क्या करना है? लिंकर ने उन लाइब्रेरीज को लिंक करना है विद योर ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर द कंपाइलेशन. तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्री प्रोसेसर इंक्लूड दोज फाइल्स बिफोर द कंपाइलेशन स्टार्ट्स इनटू द प्रोग्राम. सो आपका प्री प्रोसेसर जो है उसका बेसिक काम क्या है? टू मॉडिफाई द प्रोग्राम बिफोर द कंपाइलेशन स्टार्ट्स. ठीक है ना? प्री प्रोसेसर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है बिफोर कंपाइलेशन, राइट, बिफोर इवन द कंपाइलेशन स्टार्ट्स. तो कंपाइलेशन के लिए जो उसने करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, वो क्या करनी है? इट हैज़ टू इंक्लूड दोज हेडर फाइल्स, इट हैज़ टू इंक्लूड द डेफिनेशन फ्रॉम द हेडर फाइल्स गिवन इन फ्रंट ऑफ देम. अब जो अगला पार्ट है इसका वो है हेडर फाइल, राइट. अगर आप देखें हैशटैग इंक्लूड लिखा हुआ है, तो हैशटैग इंक्लूड के अंदर क्या है कि आगे क्या गिवन है? जो आपका लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में जो चीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ stdio.h which is a header file for the standard definitions of input and output functions, right. तो अगर आप सिंटेक्स देखें इंक्लूड का, इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इंक्लूड का अगर आप सिंटेक्स देखें तो वी विल राइट इट एज, हम हमेशा इसको इसी सिंटेक्स में लिखेंगे. सिंटेक्स का मतलब ही यही है कि स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग, या उसका जो वोकैबुलरी है, या उसकी जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है लिखने का. जैसे हम उर्दू को राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है. जब भी आप कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके लिए ये एक पर्टिकुलर वे हो सकता है. इसी तरह इसको लिखने का जो पर्टिकुलर वे है उसको आप कहते हैं सिंटेक्स, राइट. तो सिंटेक्स का वर्ड जब भी मैं दोबारा वीडियो में यूज़ करूँगी, यू हैव टू नो दैट इट इज़ द पर्टिकुलर वे ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन द प्रोग्राम. तो अब अगर आप देखें तो हैशटैग इंक्लूड मीन्स हैशटैग इज़ द सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू tell the compiler that it is a preprocessor directive. Include itself is a preprocessor directive which helps including the files that contain the definitions of those functions that you have used in your program, like input, output, like math functions. Next thing written in front of the preprocessor directive is the header file. It actually helps including those header files into the program before compilation. अब जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं या जितनी भी जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो उनकी डेफिनेशन जहाँ पड़ी हुई है या उनका बेसिक प्रोग्राम या पेरेंट प्रोग्राम जहाँ पे पड़ा हुआ है, वो कुछ लाइब्रेरीज में पड़ा होता है या कुछ और फाइल्स में पड़ा होता है. उन फाइल्स की कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे टाइटल होते हैं या नाम होते हैं, उसी तरह उस फाइल का हेडर फाइल होती है उसकी, जिसको इंक्लूड करवाना पड़ता है आपको अपने प्रोग्राम से पहले, ताकि आपके जो प्री प्रोसेसर है उसको पता हो कि बेसिक डेफिनेशंस किस हेडर फाइल से एक्सट्रैक्ट करनी है. अदरवाइज़ उसको ये नहीं पता होगा कि आपने जो फंक्शन यूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट या स्कैनफ, तो वो कहाँ से आ रहा है या उससे क्या काम करवाना है, बिकॉज यू हैवंट एडेड द हेडर फाइल इन विच द बेसिक डेफिनेशन वाज गिवन. सो हम क्या करेंगे कि हम हमेशा include a header file करेंगे whenever we have to include certain header file into our function, into our program. So जब हम कहते हैं include, उसका syntax क्या है? Simple, hashtag include name of the header file, right?
So जब हम कहते हैं for example hashtag include stdio.h or the other example is hashtag include math.h. तो आप देखें hashtag जो include stdioh है वो standard definition of input output है. तो standard definition of input output contains the definitions of input output functions. तो अगर मैंने अपने प्रोग्राम में फर्दर printf की कमांड यूज़ की है which is there in the program, तो इसका मतलब है कि मुझे उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना was a must, right? ताकि कंपाइलर को पता हो कि उसने कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं उसको उससे कौन से काम करवाने हैं और कौन सी हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करवानी है इनटू योर प्रोग्राम बिफोर द कंपाइलेशन स्टार्ट्स. इसी तरह मैथ की जो लाइब्रेरी है इट मे कंटेन द अरिथमेटिक ऑपरेशन, द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैथ लाइक स्क्वायर रूट और एनी अदर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिनको आपको डिफाइन ना करना पड़े बार बार, बल्कि आप क्या करें उनको एज अ कीवर्ड जो है वो बार बार कॉल कर लें या यूज़ कर लें इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस. इसी तरह देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ कॉल्ड डिफाइन. If you see hashtag define is used to define the constant macros. Now what are constant macros? Constant macros are the instructions in which the constants are given which remain the same throughout the program, right? So for the definition, these constants can come from certain expressions, they can come from the equations, but the eventual value remains the same, and this value is not only numeric but it can be character value as well, right? So they can be numeric, they can be alphanumeric, they can be letters as well. So in the kind of instruction, the kind of containers that remain the same are called constant macros, and hashtag define helps us defining those macros in the program before the compilation starts. So hashtag define has also certain standard syntax. If you see, we have hashtag, which means that you have to that this is a preprocessor directive. Define is in itself a preprocessor directive, and then further what is written next to it? The macro name of the macro. For example, I want to define pi, value of pi. It remains constant throughout the program. It even remains constant whenever the program is executed. It will not change, right? Pi की value जो होती है वो same रहती है ना. So if I have to define it as a macro, I will give it a name pi, pi, right? So which means that that's the name of the macro. And next to it is written the expression. Expression is something where the value of the macro is coming from, be it a constant, be it any other expression, algebraic expression from which that a constant value is getting. So it can be any sort of expression that is there. So अगर syntax देखें तो वो ये है, और नीचे अगर आप देखें तो hashtag define pi की value जो है वो in the form of macro define हुई भी है as a constant value. इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मैक्रोज की वैल्यू, कांस्टेंट मैक्रोज की वैल्यूज जो हैं दे विल रिमेन द सेम, एंड the function at the time of execution the values will not change but they will remain constant throughout, or in any point in the program they will not change at all, right? So that's how we actually define preprocessor directives, and we define a different kind of preprocessor directive. There can be other preprocessor directives as well. As we proceed in the programming lectures, we will keep including the preprocessor directives or the header files if need be. But this standard preprocessor directive stdio.h is used pretty much in every kind of a program, because in every program you have to either take any kind of input or you have to display certain thing in a program. So which means that you have to use scanf or printf, which means that if you are using a predefined identifier from the programming language, which is
scanf or printf, you have to define it prior, like you have to give the preprocessor an information that it has to get the definitions of scanf and printf from stdio.h header library, and that's how preprocessor will add those definitions into the program before even the compilation of the program starts. So that's the structure of the program. We have discussed in this one that if we have a program, a standard program in which we are actually printing something on the screen, which is hello world. So our first program is divided into two further modules. The first one was preprocessor directive, and we have discussed in detail that what are preprocessor directives. Preprocessor directive are for the preprocessor. Preprocessor itself is a program, a smaller program that adds those libraries, add those header files into the program before the compilation starts, right? So that's how we introduce it to the preprocessor directive, that whenever we write something with the hashtag, it means that it is a preprocessor directive, and next to the preprocessor directive, we write the header file from which it has to take the definition of certain function or certain module in our program. इस लेक्चर में हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क होता है, सी जो है वो किस तरह की लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। फिर हमने ये भी देखा कि एक बेसिक सी प्रोग्राम जो होता है हम उसको किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं और उसका जो डिफरेंट उसके अंदर कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनका मतलब क्या है। वी हैव डिस्कस्ड असेंबलर डायरेक्टिव इन दिस पार्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन फंक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर.